हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के हिंदी के मॉडल सेट के प्रश्न कुछ लेकर के आए हैं, जो कि एकदम 100% ही क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और 100% है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ए सोनम गाना गाती है, इसमें भी नहीं है। अमन किताब पढ़ता है, इसमें भी नहीं है। मोहन सो रहा है, इसमें है। ठीक है, तो मोहन सो रहा है जिसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा रोता है, गलत है। लड़का हंसता है, ये भी गलत है। तो रीता खाना खाती है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया का हमारा उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जलद का अनेकार्थी कौन है। जलद का अनेकार्थी कौन है। तो आपको ध्यान देना है जलद। ठीक है, जलद का मतलब जो जल देता है। ठीक है, जलद का मतलब क्या, जो जल देता है। जल देखिए ज से जल, देखिए जल जल और द से देता है। ठीक है, तो हम लोग को जल कौन देता है, बादल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा डी नंबर, बादल। ठीक है, तो चौथा नंबर देखिए, दो या दो पदों के मेल से तीसरा पद क्या कहलाता है। तो याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है, यानी जब दो पदों को मेल से जो शब्द बनता है, हम लोग उसे समास कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल से क्या होता है कि बनता है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 5 नंबर कि यथासंभव कौन सा समास है। ठीक है, तो यथासंभव जो है वो हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ए नंबर क्या होगा, इसका हमारा उत्तर होगा। आप देखिए 6 नंबर क्या बोलता है कि नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल किस समय कहता है कि नीलकमल किस समास का विग्रह है। तो ये कर्मधारय समास का विग्रह है। ठीक है, तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या बोलता है। 7 नंबर बोलता है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, तो वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं और रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। तो जब वर्षा होती है तो मोर क्या होता है, नाचने लगता है। तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, मिश्र वाक्य। तो हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या होगा, अब सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 8 नंबर की जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाएगी, कर्म की, तो वो हमारा कर्मवाच्य है। वो हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। अब देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बालक चांद देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ए नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही, क्योंकि बालक कहाँ देख रहा है, चांद की ओर। ठीक है, अब 10 नंबर देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि किसका उपयोग करके हम लोग दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो दो शब्दों का जोड़ते हैं किससे, अथवा करके हम लोग क्या करते हैं कि दो शब्द को जोड़ते हैं। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा 10 नंबर प्रश्न का। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं। कहता है क्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ऊधो तुम अति बड़भागी। इसका मतलब होता है, बड़भागी का मतलब बहुत भाग्यशाली। ठीक है, इसका मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है, तो जो ऊधो था वो क्या था, बहुत भाग्यशाली था। तो कहता है कि ऊधो तुम अति बड़भाग्यशाली। ठीक है, अपरत रहत स्नेह तगाती, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जस भीतर ताहिर देह न दागी, जियो जला माहे तेल की गागरी, बूंद न त्यो लागी, प्रीत नदी में पाऊ न बसैयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास आबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे कहता है कि ये जो पद है इसके रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना है ये कौन लिखे थे, ये जो पद है ये हम लोग का सूरदास लिखे हैं। ठीक है, ये कौन लिखे हैं, सूरदास। ठीक है, अब आगे देखिए कि 12 नंबर है, वो बोल रहा है कि गोपियाँ किसकी अन्यथा भक्त थी। तो आपको याद होगा कि गोपियाँ किसकी अन्यथा भक्त थी, तो कृष्ण की अन्यथा भक्त थी। ठीक है, पूरईन पात का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ था पदांश, उसमें लिखा था कि पुरईन पात रहत जस भीतर ताही देह न दागी, यानी कि जो जिस प्रकार ऊधो को वो कहती है गोपिया कि जिस प्रकार जो कमल का पुष्प होता है वो पानी में रह के भी वो पानी से नहीं भींगता है, उसी प्रकार वह बोलती है किसे,
उधो को, तो इसका पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता को वो बोलते हैं पुरैन पात। ठीक है, तो पुरैन पात किसे बोलते हैं हम लोग? कमल के पत्ता को। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो बोल रहा है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा मटके से, कमल के पत्ते और मटके से की है। ठीक है, क्योंकि कमल के पत्ते में कहती है कि जिस प्रकार यह कमल का पत्ता पानी में रह के भी नहीं भीगता है, उसी प्रकार तुम हो जो कि कृष्ण के साथ भी रहकर उनके प्रेम में लीन नहीं हुए। अब देखिए तेल के मटके से भी उनकी क्या करती है? तुलना करती है कि जो तेल का मटका होता है उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं। तो हमारा सी नंबर क्या होगा? सही होगा। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद जो भगत थे क्या कर रहे थे? तो याद रखना है कि बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत गा रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ठीक है, कुछ गाना गा रहे थे और वो क्या थे? कबीर दास के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का जो बेटा था ना वो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, तो भगत जी का बेटा कैसा था? तो डी नंबर ऑप्शन होगा सुस्त और बोधा सा। ठीक है, अब आगे नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत जी की पतोही कैसी थी? तो वो कैसी थी? सुंदर, झगड़ने वाली नहीं, घर का ख्याल नहीं रखने वाली ये भी नहीं, घर का पूरा प्रबंधन करने वाली थी, बड़ों का सम्मान न करने वाली ये भी गलत। तो ये घर का पूरा प्रबंधन करने वाली, पूरे घर का देख रेख करने वाली थी बाल गोविंद भगत की पुतोही। अब देखिए कि बोधा का अर्थ क्या होता है? तो बोधा का अर्थ होता है एकदम मंद बुद्धि, जिसका बुद्धि बहुत कम होता है। ठीक है, तो मंद बुद्धि। ठीक है, बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि सांप से डरकर भोलानाथ जो बच्चा था वो कहाँ शरण लिया था? ठीक है, तो याद रखना है ये माता का आंचल का है प्रश्न, तो ये कहाँ पे लेता है कि मम्मी के आंचल में जाके छुप जाता है। ठीक है, तो माता के आंचल में क्या होता है? जाके छुप जाता है। अब आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक में ना सरकारी तंत्र पर क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, रानी एलिजाबेथ मार के नहीं आना है। ठीक है, तो आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है कि मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर में डाल देती थी? तो जो मैया थी वो सरसों का तेल क्या करती थी कि भोलेनाथ का सिर पे क्या करती थी? पकड़ के डाल देती थी। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेखक क्या बोलता है कि जो लेखक है बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो जो लेखक था ना, यानी कि जो बाल गोविंद भोलेनाथ जो थे वो क्या करते थे कि अपने बचपन में पापा के साथ क्या करते थे कि भोलानाथ जो था वो अपने बचपन में पापा के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। ठीक है, तो याद रखना है कि 22 का डी नंबर होगा। ठीक है, यह वो बचपन में क्या करता था कि कुश्ती का खेल खेलता था। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र क्या था कि हमारा 60 वर्ष से लगभग ऊपर था। ठीक है, यानी 60 से क्या है? ऊपर। बी नंबर सही होगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो याद रखना है कि बाल गोविंद भगत का टोपी कैसा था? तो कबीर पंथी के जैसा। ठीक है, कबीर पंथी के जैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कबीर पंथी कहाँ दिया हुआ है? कबीर पंथी के जैसा था, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ? कबीर पंथी के जैसा। तो आगे देखिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला बांधे रहते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने गले में किस प्रकार का माला क्या करते थे? बांधे रहते थे। तो याद रखना है तुलसी की जड़ों की एक वेडीला माला रखते थे अपने, उनके गलों में तुलसी का जड़ का रहता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो आगे देखिए बोलता है कि निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो पहला नंबर बोलता है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं। कहता है यहाँ देखिए पहला नंबर बोलता है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है। जो फसल है वो नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म, रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फसल किसका जादू है? तो अभी हम लोग यहाँ पदांश में पढ़े हैं कि जो फसल है वो देखिए नदियों के पानी का क्या है? जादू है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, नदियों के पानी का
जादू है। ठीक है, तो अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है फसल किसका रूपांतरण है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फसल किसका रूपांतरण है। फसल जो है किसका रूपांतरण है, यहाँ पे देखिए फसल रूपांतरण है सूरज की किरणों का। ठीक है, तो सूरज की किरणों का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फसल है ना रूपांतरण है सूरज के किरणों का। ठीक है, तो इसका हमारा 27 नंबर का होगा क्वेश्चन सूरज के किरणों का। ठीक है, तो 27 का क्या होगा, सूरज के किरणों का। अब आगे देखिए 28 नंबर बोलता है कि फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल किसका गुणधर्म था, मिट्टी का। पदांश में लिखा हुआ है कि फसल जो है वो मिट्टी का क्या था, गुण धर्म था। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकना का काव्य पंक्ति में अलंकार क्या है। ठीक है, जो सिमटा हुआ संकोच है उस हवा की थिरकना का काव्य में, ठीक है, पंक्ति जो है उसमें अलंकार क्या है। तो इसमें याद रखना है कि अलंकार हमारा अनुप्रास है। ठीक है, ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ सही होगा, अनुप्रास जो है हमारा अलंकार है। अब आगे देखिए 30 नंबर बोलते हैं कि लेखक बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो याद रखना है जो भोलानाथ था, भोलानाथ, ठीक है, वो क्या करता था कि अपने बचपन में पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। ठीक है, और वह अपनी बचपन में क्या करता, दुकानें उकान लगाते हुए थे खेल खेलता था, जिसमें कि जिक्र किया हुआ है माता का आंचल कहानी में। तो एकदम से इस वीडियो को देखना, फिर आपके लिए नए नए वीडियो ला रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके बाद आपका जो ये वीडियो के बाद देखिए 2 और 3 नंबर का प्रश्न लाएंगे और आपको लेटर लिखने सिखाएंगे, तो एकदम ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।